हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 तक और भाग 11 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 और भाग 11 जो है ये आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जो है ये आपका संबंधित है। तो संघ और राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुलायम सिंह यादव ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो इनका जो आपका मृत्यु हो गया था 2022 में, और ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो ये आपका संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो ये जो आपके समाजवादी पार्टी के जो वो संस्थापक भी थे, और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार के मुख्यमंत्री भी जो वो रह चुके थे, और ये जो आपके नेताजी के रूप में जो वो मशहूर भी थे। और ये पहली बार जो है आपका 1967 में जो है ये आपके विधायक जो वो बने थे। और मुलायम सिंह यादव को ही जो है 2023 में इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो है एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये कितना था, जिसे बाद में गैलियम ने जो वो प्रतिस्थापित जो वो कर दिया था। तो देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये आपका 68 था। तो 68 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर ले तो ये जो आपका 1869 में जो है इस आवर्त सारणी को जो वो प्रकाशित किया गया था, लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज जो वो नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने जो है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान भी जो वो छोड़ दिए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मेंडलीव के द्वारा जो आपके तत्वों का नाम दिया गया था ना, वहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने जो है एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम और इसके अलावा एका सिलिकॉन का जो वो नाम दिया था, क्योंकि उनके जो गुण है ना ये आपके बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जो वो समान थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका मेंडलीव के द्वारा स्कैंडियम का नाम जो है क्या दिया गया था, तो ये आपका एका बोरोन जो वो दिया गया था। गैलियम का जो नाम है ना ये आपका एका एल्यूमिनियम जो वो दिया गया था, और जर्मेनियम का जो नाम है ये आपका एका सिलिकॉन जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लूनी नदी का उद्गम जो ये कहाँ से होता है। तो देखिए, लूनी नदी का जो उद्गम है ना ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले के जो है ये आपका नाग पहाड़ या फिर नागा पहाड़ियों से होता है। तो अगर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया था तो नाग पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य के बारे में पूछा गया था कि लूनी नदी किस राज्य से बहती है, तो फिर आपका राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में केवल एक पंक्ति यानी रो में चलने वाला मोहरा कौन सा है। तो देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना तो शतरंज में केवल एक पंक्ति और आपका एक ही कॉलम में चलने वाला जो आपका मोहरा है ना ये आपका हाथी है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो हाथी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अगर प्रश्न का लैंग्वेज अगर आपका इस प्रकार से होगा कि शतरंज के खेल में एक पंक्ति में एक बार चलने वाला मोहरा कौन सा होता है, एक बार चलने वाला अगर मोहरा के बारे में पूछा गया था ना तो फिर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका प्यादा यानी पॉन, जिसे आप जो है सिपाही बोलते हैं। तो ये जो आपका केवल आगे की दिशा की ओर जो है एक पंक्ति में ही जो वो चलता है, और ये जो आपका एक ही कदम ही चलता है, लेकिन जो पहली जो चाल चलता है ना सिपाही, वो आपका 2 कदम जो है वो चल सकता है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था तो फिर जो आपका प्यादा यानी सिपाही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, एग्जाम तो आप देकर आए हैं, मैं तो देकर नहीं आया हूँ। तो जो भी बच्चों द्वारा मुझे मिलेगा तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया हूँ। इसके अलावा राजा रानी और ऊँट की बात कर ले तो ये जो आपके एक पंक्ति में जो वो नहीं चलते हैं, राजा रानी और ऊँट जो होते हैं ना ये आपके विभिन्न दिशाओं में जो वो चल सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्वीन डीडा ये जो है कहाँ की शासिका थी। तो देखिए, क्वीन डीडा की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर की जो वो शासिका थी। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था
कि विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है कब ले जाया गया था। तो देखिए विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है ये आपका अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है ये आपका जून 1911 में जब वो ले जाया गया था। तो जून 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें आपका केंद्रक जो होता है ना ये आपका सुसंगठित जो है वो नहीं होता है और इसमें आपका केंद्रक झिल्ली भी जो होता है ना वो आपका अब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित रहता है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो वो अनुपस्थित रहता है और इसमें जो आपका कोशिकांग झिल्ली जो होता है ना यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा ये जो आपका परिपथ जो वो नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पे अगर बात कर ले तो देखिए जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका जो वो कहलाते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं ना ये आपके झिल्ली युक्त जो ये आपके सुसंगठित केंद्रक में जो ये पाए जाते हैं और इसमें आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा जो है ये आपके परिपथ जो वो होते हैं जैसे कि प्याज की झिल्ली एवं कपोल में जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं वाले जीवों को जो है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो कहा जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछा गया था तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्न में से कौन जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज था लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है पंडित आपका जो है दिया गया था पंडित रविशंकर। तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ना ये आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना ये भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि गंधर्व जो महाविद्यालय है ना ये आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए गांधर्व महाविद्यालय की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और ये जो आपका दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एग्रीकल्चर जो शॉट है ना ये इसका जो शब्द का इस्तेमाल है ये आपका किस खेल में किया जाता है। तो देखिए एग्रीकल्चर शॉट एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल जो है अक्सर क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा खेले जाने वाले खराब शॉट को जो वो संदर्भित करने के लिए जो वो किया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो शॉट है ना ये आपका क्रिकेट में जो ये शब्द का यूज जो है वो किया जाता है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उषा बारले को जो है हाल ही में कौन सा सम्मान जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उषा बारले को जो है 2023 में पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार जो है इन्हें मिला है। तो पद्म श्री जो है इन्हें 2023 में मिला है। तो 2023 पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस गायन शैली के लिए मिला ये अगर पूछा जाए तो इन्हें जो आपका पंडवानी गायन शैली के लिए जो वो दिया गया है। और ये जो आपका पंडवानी जो गायन शैली है किस राज्य का है तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए एक आपका पंडवानी होता है और एक आपका पदयानी होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका पदयानी है ना ये आपका केरल राज्य का जो वो लोक नृत्य है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था पदयानी के बारे में। तो देखिए ये जो आपका पदयानी है ना ये आपका केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्योहार मी डैम मी फी ये जो आपका त्यौहार है ना ये किस राज्य में आपका मनाया जाता है। तो देखिए मी डैम मी फी जो त्यौहार है ना ये आपका असम राज्य में जो वो मनाया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तो ये आपका ताई अहोम समुदाय के द्वारा जो इसे मनाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विदर्भ और महाराष्ट्र में किस वंश ने जो वो शासन किया था। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक तो आपका बोकटक दिया गया था, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका वकाटक वंश दिया गया था, तीसरा ऑप्शन जो आपका चालुक्य वंश दिया गया था और चौथा आपका पल्लव वंश दिया गया था। तो देखिए विदर्भ और महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि कई वंशों ने जो वो शासन किया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वकाटक वंश ने जो है 250 से आपका 470 ईस्वी तक जो है
यहाँ शासन जो वो किए थे। तो वाकाटक वंश अगर ऑप्शन में दिया गया था तो वाकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि जो आपके रुद्रसेन द्वितीय है ना, ये आपके किस वंश से संबंधित है। तो देखिए रुद्रसेन द्वितीय की बात कर ले तो ये जो आपके वाकाटक वंश से ही संबंधित है और इनकी जो शादी है ये किससे हुआ था, तो ये आपके प्रभावती से जो है इनकी शादी हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 ऑन आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। यानी निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना जो है वर्ष 1999 में जो है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधानों के लिए अस्तित्व की पहचान पर जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्मा कमेटी की जो स्थापना है ना, यह आपका वर्ष 1999 में जो है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान पर जो वो किया गया था। तो वर्मा कमेटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आ गई। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो वो जोड़ा गया था। तो ये कमेटी को भी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति की सिफारिश पर जो वो जोड़ा गया था, तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपके 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया गया था और 2 मौलिक कर्तव्य जो है आपकी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है वो आपके इंप्लीमेंट जो वो किए गए थे 1976 में। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है वो आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने जो है आपका ये योजना शुरू की है जिसमें 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी लड़की के लिए जो है माता पिता को 5,000 रुपये जो है या आपके 5 साल की अवधि के लिए जो है सालाना जो वो दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य ने जो है 2011 में लाडली योजना जो वो शुरू किए थे और इस योजना के तहत आपका जो 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी लड़की के लिए माता पिता को जो है 5,000 रुपये जो है 5 साल की अवधि के लिए जो ये आपका सालाना जो वो दिया जाएगा। तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से आया था यानी पारिस्थितिकी दक्षता से आया था, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि एनर्जी ट्रांसफर इनटू ए फूड चेन, ये जो आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए पारिस्थितिकी दक्षता खाद्य श्रृंखला या वेब में जो है आपका ट्रैफिक स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता या फिर पर्यावरणीय प्रभाव के सापेक्ष मानव कल्याण के संकेतक को जो वो संदर्भित करती है। तो ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया था एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन दिया गया था। तो एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर ले तो इंग्लिश में आपका जो है मॉर्बिड का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए मॉर्बिड का जो सिनोनिम होगा ना, ऑप्शन में आपका ग्लूमी जरूर दिया गया होगा। तो देखिए मॉर्बिड का जो सिनोनिम होता है वो आपका ग्लूमी होता है। तो ग्लूमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एडेप्ट और इनविटेबल का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो इसके क्या ऑप्शन थे आप जो ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो लेवल रहा है ना क्वेश्चन का, वो आपका सबसे ज़्यादा जो वो टफ जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसी बात पे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर रियल एनालिसिस आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।